तो बेसिक मैथमेटिक्स अभी बहुत हो गया, तो आई थिंक सब लोगों को कैलकुलेशंस आने लगे हैं। बस उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए डेली खुद को भी टास्क देते जाओ और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, इससे अकॉर्डिंग वर्क करो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। फिर से वही 0.004 इंटू 10⁻⁻⁴ का क्यूब इंटू 10⁻⁻19⁻³ डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻+7 इंटू 4000। चलो सिंप्लीफाई करना है इसको, जिनको आता है खुद से करो, बाकी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा बाय 1, 2, 3 एंड 4। तो ये बनेगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ -4 एंड 3 इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये बन गया 10⁻⁻12। -19 इंटू -3 करना है यहाँ पे, तो माइनस की माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 19 इंटू 3 होता है 57 डिवाइडेड बाय ये 25 एज इट इज रहेंगे इंटू 10⁻7। अब इसको सिर्फ 4 लिखना है, तो बाकी के 0 अपन 10 की पावर में भेज देंगे 2 2 2, तो ये बन गया 10⁻6। तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल कर देंगे, 1/25 बचा है। तो 1/25 को अगर 100/25 लिखना है, तो मुझे यहाँ पे 10 की पावर और बढ़ानी पड़ेगी, -4 थी, डेसिमल शिफ्ट करके -6 बनाना पड़ेगा, इंटू ये -12 प्लस 57, मतलब ये आएगा +45। अभी 7 एंड 6 13, 13 ऊपर आके बनेगा -13, तो 45 में से 13 जा रहा है, मतलब वो बनेगा 10⁻32। देवेश करेक्ट है, एक बार क्रॉस चेक कर, है क्या देवेश? 4 इंटू 10⁻⁻26, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके सर +20 प्लस ना, हाँ +26। ओके ऐसे चेक करा जा मध्ये मध्ये, ठीक आहे ना। मी ऍडिशन सबट्रॅक्शन डायरेक्ट लिहितोय, तसं लिहू नका। चलो नेक्स्ट, रूट ऑफ 0.005 डिवाइडेड बाय 0.0001, इसका रूट निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे इसका रूट? पहले जो स्क्वायर रूट है उसको ऐसे रहने देंगे, डेसिमल शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ये बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻4। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ ये 1 है, मतलब 1 2 3 4 5 से अगर डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो ये आ रहा है 10⁻⁻5। अब यहाँ पे रूट में बचेगा सिर्फ 5। अब ये डिनोमिनेटर के -5 ऊपर आके +5, +5 -4 मतलब ये आ गया 10। तो ये सिंप्लीफिकेशन होता है रूट ऑफ 50 विच इज इक्वल्स टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 49 है। तो 7.1 या फिर समथिंग 7 के आसपास इसका स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻−3 का स्क्वायर। चलो करो कैलकुलेशन इसके। क्या होगा? सबसे पहले ये 9 एंड 1.6 जो डिजिट है उनको एक साइड में लेंगे, डिनोमिनेटर में 3 है, ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब पावर में क्या बचा यहाँ पे? 1.6 इंटू 10⁻−19 थी, तो ये -19 सेम रहेगी, यहाँ पे आ गया 10⁻+9। अब ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर है, यानी ये बनेगा 10⁻−6। अब 9 को कैंसिल कर देंगे, तो ये 1.6 इंटू -6 ऊपर जाके बनेगा +6 +6 +9 +15 +15 -19, यानी कि -4। दिस विल बी योर आंसर। फिर ये कुछ भी हो सकता है, दो चार्ज के बिटवीन का फोर्स हो सकता है, या फिर कोई भी फिजिक्स में आगे जो भी टर्म आएगी कैलकुलेशन इसी तरह से आएंगे। बस हमें आता सबको है, लेकिन इसको डे बाय डे रेगुलर इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है। ये सारी बातें जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है एंड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए हमें इतना परफेक्ट करना है कि सबसे ज्यादा हमारा मतलब बेस्ट पार्ट यही होना चाहिए, कैलकुलेशन वाला। तो अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन का तो रेगुलर देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन साइमल्टेनियसली पर डे उसको पढ़ना ही है। तो आज जो है हम थोड़ा सा
डायमेंशंस के अबाउट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार सारे जितने डायमेंशंस रिक्वायर्ड है उनकी लिस्ट बना देते हैं साइमल्टेनियसली। आप भी मेरे साथ बनाओ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा बाद में। सबसे पहले हमें मालूम है कि डायमेंशन की शुरुआत होती है एरिया से। अब एरिया अगर सर्कल का लेंगे, किसी का भी लेंगे, तो पाई आर का स्क्वायर आता है। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर है, इसका मतलब हमने इसको 2 बार लिया था, तो एरिया के डायमेंशंस हो गए L2। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर की, तो बेसिकली अब कंडीशन ये है कि वॉल्यूम किसी भी चीज की है, जैसे कि स्पीयर की है तो 4/3 पाई आर क्यूब, अगर क्यूब की है तो LBH, या फिर और कोई भी आपको फॉर्मूला दिया, तो वहां पे हर बार हमें लेंथ को 3 बार यूज करना पड़ता है, तो वॉल्यूम के लिए डायमेंशंस बनेंगे L3। उसके बाद में अगर हम जाएंगे फॉर स्पीड, सेम डायमेंशन से फॉर वेलोसिटी, फॉर्मूला उसका डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों की मतलब मीनिंग लेंथ ही होती है। अपॉन टाइम अगर करेंगे तो स्पीड या वेलोसिटी के लिए डायमेंशंस बनेंगे L1 T-1। उसके बाद में आता है एक्सेलरेशन का पार्ट। अब एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो डायमेंशंस के लिए हम बस उसको वेलोसिटी अपॉन टाइम ही लिखेंगे। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग L1 T-1 आएंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में T+1 होगा। अब +1 ऊपर जाएगा तो ये अगेन बनेगा L1 T-1। अब एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद में आता है फोर्स। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आ रहा है मतलब m1 होगा, एक्सेलरेशन मतलब L1 T-1 होगा, तो ये बनेगा m1 L1 T-1। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें वर्क मिलता है। वर्क के लिए फॉर्मूला होगा फोर्स। सर उधर एक्सेलरेशन में L2। ओ, ये -2 लिखना भूल गया, वेरी गुड बेटा। फॉर्म में होता है कभी कभी ऐसे, हाँ, इसलिए ध्यान रखो। चलो, तो वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए हमने अभी कैलकुलेट किए थे L1 m1 T-2। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब और एक लेंथ ऐड हो रही है, तो बस हम इसके डायमेंशंस को बना देंगे L1 L2 m1 T-2। अब इनके यूनिट भी साइमल्टेनियसली देखो, लेंथ को 2 बार यूज किया है मतलब मीटर इंटू मीटर होगा मीटर स्क्वायर। लेंथ को 3 बार यूज किया है मतलब यूनिट बनेगा मीटर का क्यूब। अब स्पीड एंड वेलोसिटी में कौन है, लेंथ अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन में क्या है, मीटर पर सेकंड था, डिनोमिनेटर में और एक टाइम है, तो इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब फोर्स के बारे में अगर देखेंगे, मास लेंथ एंड टाइम, सॉरी ये भी T-2 है, मास लेंथ एंड टाइम अगर दिया है तो उसके लिए फोर्स का यूनिट हम लिखेंगे kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एंड इसी को हम कंसिडर करते हैं एज ए न्यूटन। उसी तरह से अगर वर्क का यूनिट मुझे चाहिए, डायमेंशंस तो आ गए, तो यहाँ पे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी डायमेंशंस है, जिसको अपन सिंप्लीफाई करके न्यूटन इंटू मीटर ऐसे लिखते हैं, एंड उसी को हम कंसीडर करते हैं एज ए जूल। वर्क के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है। अब काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। 1/2 तो नंबर है, एम मतलब मास, मास आ गया मतलब m1, वी मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी के डायमेंशंस हमारे पास है, क्या है, L1 T-1। करेंगे पुट तो क्या होगा, ये L1 T-1 का अगेंस्ट स्क्वायर होगा। स्क्वायर करते मतलब हम एक्चुअल में पावर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिंप्लीफाई होके ये बनेगा L2 m1 T-2। ये हो गया डायमेंशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद में आएगा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। अब यहाँ पे सीधा सीधा m दिख रहा है मतलब ये मास है, तो ये m1। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशंस होते हैं L1 T-2 इंटू एच आ रहा है मतलब ये बनेगा L1। तो यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, L बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी तो ये बनेगा L2 m1 T-2। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों के डायमेंशन सेम है, L2 m1 T-2, L2 m1 T-2, L2 m1 T-2। आगे अगर हम और एक फॉर्मूला देखेंगे जैसे कि टॉर्क है, तो टॉर्क का फॉर्मूला वही होता है फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस है तो वहां पे लेंथ आएगी, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इकड़ता है तिकड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फोर्स है तो डायमेंशंस होंगे L1 M1 T-2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब L1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा L2 M1 T-2। यानी कि यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं अब तक के डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको हाइट बोला है या फिर आपको लेंथ बोला है या फिर आपको विड्थ बोला है या फिर आपको रेडियस बोला है या फिर डिस्टेंस बोला है या फिर डिस्प्लेसमेंट बोला गया है, इन सब का मतलब एक ही होता है, दैट इज लेंथ। एंड इसके डायमेंशंस हर बार सेम ही रहेंगे, यानी L1। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर किसी भी फॉर्मूले में आ रहा है तो उसके लिए डायमेंशन जो है हम सिर्फ L1 ही कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। चलो, और उसके साथ और एक पॉइंट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वर्क बोला है या फिर काइनेटिक एनर्जी बोली है या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोली है या फिर टॉर्क बोला है या फिर एनी टाइप ऑफ एनर्जी बोली है, तो हर बार इनमें से कोई भी टर्म आपको दी है तो इन सबके डायमेंशन जो है वो सेम होते हैं। ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटीज डिफरेंट है, बस इनके जो है डायमेंशंस क्या आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो डायमेंशंस आते हैं फॉर पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के लिए डायमेंशंस हमने देखे थे L2 M1 T-2, अपॉन टाइम है तो ये बनेगा T+1। अब ये T+1 ऊपर जाके होगा -1, यानी L2 M1 T-3, ये बनेंगे डायमेंशंस फॉर पावर। पावर के बाद में नेक्स्ट चार्ज। अब एक्चुअल में करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि अपन चार्ज को लिख सकते हैं चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। अब करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी इसके डायमेंशंस बनेंगे I1 T1। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी वर्क के डायमेंशंस होते हैं L2 M1 T-2 अपॉन चार्ज, मतलब होगा I1 T1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा L2 M1 T-3 I-1। तो देखो, अब तक जो डायमेंशंस मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं ये आपको कंफर्म कंपलसरी लर्न करना पड़ेगा। मतलब ऐसे एक जनरल रूल होता है फिजिक्स में कि हम डायमेंशंस को कभी लर्न नहीं करते, लेकिन कौन से डायमेंशंस को लर्न नहीं करते हैं, जो इनको छोड़ के आते, क्योंकि इसके बाद में जो भी डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे हर बार उसको कैलकुलेट करने के लिए कंपलसरी हमें इतने ही पार्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी। इसका अगर प्रिपरेशन हो गया तो बाकी बस फॉर्मूले रिमेंबर करने पड़ेंगे, सारे डायमेंशंस ऑटोमेटिक आते हैं, ठीक है। जैसे अपन रैंडमली कोई भी क्वांटिटी लेंगे तो उसके डायमेंशंस कैसे आएंगे, देखो वन बाय वन। जैसे कि शुरू करते हैं फ्रॉम प्रेशर, बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एक तो फॉर्मूला अभी लर्न करो या फिर जैसे जैसे सिलेबस हम पढ़ते जाएंगे फॉर्मूले तो लर्न होने वाले हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2 एज पर डिस्कशन हमको ऊपर वाले लर्न करने हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने प्रेशर के लिए क्या लर्न किया, बस फॉर्मूला, वो तो इन जनरल पहले से मालूम होता है या फिर लगता ही है। तो यहाँ पे इन एडिशन ये जो डायमेंशंस थे ये ऊपर हमने कैलकुलेट किए थे, सीधे पुट किए तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये L1 M1 T-2 पहले से था, अब ये डिनोमिनेटर का L2 ऊपर जाएगा, बनेगा L-2। यहाँ पे L, यहाँ पे L, बेस से में पावर को ऐड करेंगे 1 - 2 बनेगा -1 M1 T-2 हो गया। L-1 M1 T-2, ये हो गया डायमेंशंस फॉर प्रेशर। अब उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट क्वांटिटी लेके आऊंगा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला ही इसी तरह होता है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फिर से वही कंडीशन है कि फोर्स के डायमेंशंस हमने तो लर्न कर लिए थे L1 M1 T-2 अपॉन एरिया मतलब L2। तो फिर से वही बात होगी, L2 ऊपर जाके -2 बनेगा, 1 - 2 मतलब आएगा -1, ये बनेगा M1, ये बनेगा T-2। अब उसके बाद में और एक क्वांटिटी आती है स्ट्रेन।
तो बेसिकली ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। अब यहाँ पे डायमेंशंस मतलब वही लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ईटीसी। इसका मतलब अगर मैंने ऊपर लेंथ ली, नीचे भी लेंथ, हेलो सर। ऑडियो नहीं आ रहा है। आता क्लिअर आहे सर, स्क्रीन पण पॉज झाली. किती वेळ झाला? आताच झालं सर. ओके, एक मिनिट हा. ते झूम वाले झोपतात काय रात्री? स्क्रीन आ रही है? दिख रही स्क्रीन? Yes, sir. अब ओके एवरीथिंग? यस नो? यस सर. Yes. चलो, तो ये था क्या, स्ट्रेन तक थे? यस सर. यस नो? यस सर सर. मॉड्यूलस का था ना, तब नहीं थी. ओके, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या फिर यंग्स मॉडुलस है या फिर इसको अपन बल्क मॉडुलस भी बोलते हैं या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो ये सारे टर्म्स के फॉर्मूले लगभग सेम ही है और इन सब के फॉर्मूले होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। केसेस अलग होती है, कैसे है वो आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन हमने यहाँ पे देखा स्ट्रेन को डायमेंशन ही नहीं है, मतलब ये सारी क्वांटिटी के डायमेंशंस स्ट्रेन के डायमेंशन के सिमिलर होंगे, दैट इज L-1 M1 T-2। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, देन यंग्स मॉडुलस है, देन बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इनके साथ प्रेशर को भी जोड़ लो या फिर इनके साथ स्ट्रेस को भी जोड़ लो, इन सब के डायमेंशन सेम रहेंगे, दैट विल बी L-1 M1 T-2। ठीक है, अब प्रेशर हो गया, स्ट्रेस रिलेटेड पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपको बोला है सरफेस टेंशन। तो अगर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, जैसे कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इस केस में क्या होता है कि फोर्स के डायमेंशन हमने डिसाइड किया है कि वो लर्न करेंगे L1 M1 T-2 अपॉन लेंथ है मतलब L1, तो L कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द डायमेंशंस एज M1 T-2। उसी तरह से आपको अगर फिर से आगे जाके बोला है कि डायमेंशंस कैलकुलेट करो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और उसके लिए आपको बोला है कि विस्कोसिटी इंट्रोड्यूस हुई है ये फॉर्मूले में, स्टोक्स लॉ में, 6π/RV। अब यहाँ पे जो है हमें फॉर्मूला दिया, नहीं भी दिया तो हम इसको रिमेम्बर करेंगे, हमें इसको पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट ये F इक्वल्स टू 6π/RV, जिसमें से 6π तो नंबर है, तो हम इसको अगर रीअरेंज कर देंगे तो हमें ईटा के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा F/R/V। F का मतलब फिर से फोर्स है, R मतलब रेडियस यानी डिस्टेंस, V मतलब वेलोसिटी, बस इनके डायमेंशंस पुट करते जाएंगे तो ये बनेगा L1 M1 T-2 डिवाइडेड बाय L1 इंटू L1 T-1। तो L1 L1 कैंसिल करेंगे तो देखो L+1 है, ऊपर जाके -1, M+1 एज इट इज रहेगा, T-1 है,
ऊपर जाके +1, तो -2 +1 होता है -1, तो t की पावर हो गई -1। तो ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा के डायमेंशंस मिल गए। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि लीनियर मोमेंटम दिया है, और इस लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मास दिया मतलब डायरेक्ट m1 लेंगे, देन वेलोसिटी मतलब उसके डायमेंशंस ऊपर कैलकुलेट किए थे L1 t-1, यानी यहाँ पे हमें लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस मिलते हैं, दैट इज L1 m1 t-1। अब इसी लीनियर मोमेंटम की तरह अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे फॉर एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें जो है फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, या फिर जो हमने पढ़ा था वो दूसरा फॉर्मूला भी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन क्या है ना, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशंस अभी तक बोले नहीं आपको, तो हम ये ऊपर का फॉर्मूला जो है इसका यूज करके डायमेंशंस लेंगे। तो यहाँ पे हमने मास लिया तो डायमेंशंस में लेंगे m1, यहाँ पे हमने वेलोसिटी लिया तो ये बनेगा L1 t-1, यहाँ पे रेडियस आ गई मतलब और एक लेंथ आ गई तो ये L1 होगा। अब L बेस से में पावर की एडिशन होगी तो ये बनेगा L2 m1 t-1, ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंट। तो लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। नेक्स्ट आपको बोला है कि कैलकुलेट करो डायमेंशंस फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। यानी अब हमें ये जो यूनिट दिया है इसके ऊपर से डायमेंशंस निकालने हैं। तो करना क्या होगा, यहाँ पे न्यूटन दिया है, न्यूटन दिया मतलब फोर्स दिया, तो फोर्स के डायमेंशंस पुट कर दिए L1 m1 t-2 इंटू मीटर का स्क्वायर है मतलब लेंथ 2 बार ली तो ये L2 बना, डिवाइड बाय केजी का स्क्वायर है मतलब मास 2 बार दिया तो ये m2 बना। अब ये m+2 अगर ऊपर आ गया तो देखो ये L1 t-2 L2 सेम है, m1 था, डिनोमिनेटर का m2 ऊपर आएगा तो -2 बनेगा। रूल होता है बेस से में पावर की एडिशन करो कहीं पे भी कोई भी, तो यहाँ पे L बेस से में पावर की एडिशन करेंगे 1 + 2 बना 3, M बेस से में पावर की एडिशन करेंगे 1 - 2 बना -1, देन यहाँ पे T एक ही बार है तो वो एज इट इज रहेगा, दैट विल बी L3 m-1 t-2। ये हो गया डायमेंशंस फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसी तरह से अगर डायमेंशंस हमें कैलकुलेट करने हैं फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है h = 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकंड। यानी अब हमारा ये जो यूनिट है प्लैंक्स का वो हमें डायमेंशंस प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली जूल आ गया, जूल आ गया मतलब किसका यूनिट था, जूल, एनर्जी का, वर्क का, टॉर्क का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, जिन सबके डायमेंशंस तो सेम ही थे। तो हम यहाँ पे जूल को रिप्लेस करेंगे बाय L2 m1 t-2 एंड इनटू बना सेकंड, तो सेकंड मतलब टाइम है तो t1, इनको मल्टीप्लाई करना होगा तो L2 m1 t-2 इनटू बनेगा t1, tt बेस से में पावर के एडिशन करेंगे L2 m1, अब -2 + 1 मतलब -1, ये हो गया डायमेंशंस फॉर दिस मच प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बोला है डायमेंशंस कैलकुलेट करो फॉर इम्पल्स, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स दिया मतलब डायमेंशंस L1 m1 t-2, टाइम दिया मतलब t1, सिंप्लीफिकेशन होगा L1 m1 t-1, तो ये हो गया डायमेंशंस फॉर इम्पल्स, एंड ये इम्पल्स के डायमेंशंस सेम होते हैं एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर मैं उसको सिंपली मोमेंटम ऐसे भी कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है। बस यहाँ पे इन एडिशन एक सरफेस एनर्जी वाली कंसेप्ट है जो बाकी एनर्जी से थोड़ी सी डिफरेंट है, एक ही सरफेस टेंशन इस टॉपिक में बस ये एप्लीकेबल होती है, और जिसके लिए हम कंडीशन यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं
वर्क अपॉन एरिया। दैट्स वाई इसकी जो यूनिट्स है, इसकी जो डायमेंशन है वो थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। यानी L2 M1 T-2 अपॉन एरिया L2 है, L2 कैंसिल होके ये बनेगा M1 T-2। तो ये होती है आपकी सरफेस एनर्जी। ठीक है, बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा। तो जैसे हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी थी, उसके सिमिलर सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज होती है जिसमें हम एंगल को एंड सॉलिड एंगल को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंगल एंड सॉलिड एंगल, और ये दोनों भी जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब कहीं पे अगर ये एंगल या फिर सॉलिड एंगल की बात आ रही तो उसको डायमेंशंस हम नहीं कंसीडर करते। जैसे कि आपको बोला है कि डायमेंशंस चाहिए फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। यहाँ पे थीटा का मतलब वही है एंगल, टी का मतलब टाइम, इसलिए सिर्फ डायमेंशंस टाइम को होते हैं। t+1 ऊपर जाएगा तो ये t-1 बनेगा। थीटा को यानी एंगल को कोई भी डायमेंशंस नहीं कंसीडर करते। उसके बाद में अगर आपको बोला है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब अपन डायरेक्टली एंगल ही मेजर करते हैं, मतलब थीटा ही मेजर करते हैं, तो उसको कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। मतलब उसको अपन एक तो डायमेंशन लेस बोल सकते हैं, या फिर लिखना ही है तो L0 M0 T0 ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आती है एंगुलर एक्सेलरेशन की बात। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब देखो, एंगुलर वेलोसिटी में हमने देखा क्या था, t-1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में और एक टाइम है, फिर से ये टाइम डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये t-1 इंटू बनेगा t-1। फिर से टी बेस से में पावर के एडिशन होके t-2 ये बनेंगे डायमेंशंस फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी बाकी सारी क्वांटिटी के डायमेंशंस कंसीडर करने पड़ते हैं, बस थीटा की टर्म जो है उसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास इनटू रेडियस का या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका यूनिट हम कंसीडर करते हैं केजी मीटर स्क्वायर। तो केजी है मतलब m1, मीटर का स्क्वायर है मतलब L2। टाइम है ही नहीं तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, 0 लिखा तो भी चलेगा। ये हो गया डायमेंशंस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम। अगर ये 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम मतलब 1 अपॉन टाइम है तो बस t+1 ऊपर जाके बनेगा t-1। ये हो गया डायमेंशंस फॉर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में आपको अगर बोला है डायमेंशंस कैलकुलेट करो फॉर फोर्स कांस्टेंट। देखो F इक्वल्स टू kx, ये स्प्रिंग की केस में हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। यानी F का मतलब हो गया फोर्स, x मतलब हो गया स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट, और k हो गया फोर्स कांस्टेंट। तो इसको कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। अब फोर्स के डायमेंशंस तो मालूम है क्या होते हैं, L1 M1 T-2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट है मतलब L1, तो L1 कैंसिल हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट के डायमेंशंस आ गए M1 T-2। ठीक है, और उसके बाद में ये फोर्स कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। तो इतने सारे डायमेंशंस जो है हमें रिक्वायर्ड होते हैं टू कैलकुलेट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डायमेंशनल एनालिसिस फ्रॉम द सेक्शन मैकेनिक्स। 11th एनसीईआरटी का जो स्टार्ट का सेक्शन होता है मैकेनिक्स, उसके उसमें इतने डायमेंशंस हमें रिक्वायर्ड होते हैं। उसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे, थर्मल सेक्शन की बात करेंगे, तो थर्मल सेक्शन में हमें अगर कहीं पे हीट की बात की है या फिर हीट एनर्जी की बात की है तो इसका मतलब ये एनर्जी ही है, एंड इसके डायमेंशंस रहेंगे L2 M1 T-2। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेटेंट हीट दिया है, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हीट पर यूनिट मास।
अब लेटेंट हीट के लिए डायमेंशन चाहिए, तो हीट के डायमेंशंस ऊपर लिखे हैं, L2 M1 T-2 अपॉन वहां से मतलब M1 M1 कैंसिल होगा, तो ये बन गया L2 T-2 लेटेंट हीट। ठीक है, अब लेटेंट हीट हो गया। उसके बाद में अगर हमें बोला है कि कैलकुलेट करो डायमेंशंस फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट के डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन दिया है, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पे देखो, P का मतलब है प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम, N is number of moles, then T is temperature, and R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या फिर सिंपली गैस कांस्टेंट। तो फॉर्मूले के ऊपर से हमें R के डायमेंशन चाहिए, तो हम ये N एंड T को इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो ये बना PV अपॉन NT। तो R के लिए डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं, तो P मतलब प्रेशर। अब प्रेशर के डायमेंशंस हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, हमें मालूम है ये होते हैं L-1 M1 T-2। वॉल्यूम मतलब स्टार्ट में किया था L3। नंबर ऑफ मोल्स मतलब ये नंबर है, या फिर इसको सिंपली डायमेंशन में इंक्लूड करना है तो एज ए मोल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है अगर ऑप्शन में मोल का कंसिडरेशन दिया है तो। उसके बाद में टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे K1, एंड गैस कांस्टेंट के डायमेंशंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, R इक्वल्स टू L-1 M1 T-2 इंटू L3 डिवाइडेड बाय N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। अगर ऑप्शन में है तो मैं बोल रहा हूँ तभी कंसिडर करो, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, एंड R इक्वल्स टू यहाँ पे फिर +3 -1, ये बनेगा L2 M1 T-2 के +1 ऊपर आके -1, एंड ये मोल भी ऊपर आके मोल रेस टू -1। ये हो गया डायमेंशंस फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, उसके ऊपर से हम यहाँ पे नेक्स्ट और एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए यहाँ पे रिलेशन होता है Kb इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट यानी R डिवाइडेड बाय Na यानी एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पे जो है ये एवोगाड्रोस नंबर में फिर से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे Kb के डायमेंशंस भी L2 M1 T-2 के -1 ही आते हैं। अगर यहाँ पे मोल कंसीडर किया है तो ये Na क्या कैंसिल कर देता है, एंड नहीं कंसीडर किया तो दोनों भी केस में फिर डायमेंशंस जो है वो सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया गैस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसके साथ में आपको अगर कहीं पे सोलर कांस्टेंट बोला है, तो जब भी सोलर कांस्टेंट बोलेंगे तो सोलर कांस्टेंट के साथ में वो इस तरह का स्टेटमेंट भी देंगे कि यहाँ पे सोलर कांस्टेंट कैलकुलेट करता है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड इसी को अपन इंटेंसिटी ऐसे भी कंसिडर करते हैं। तो इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे, देखो एनर्जी है मतलब L2 M1 T-2, एरिया है मतलब L2, टाइम है मतलब T1, L2 L2 कैंसल, T+1 ऊपर जाएगा तो ये बना M1 T-3 डायमेंशंस फॉर सोलर कांस्टेंट। उसी तरह से अगर बोला गया है डायमेंशंस फॉर विंस कांस्टेंट चाहिए, डायमेंशंस फॉर विंस कांस्टेंट। अभी विंस कांस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होती है कि लैम्बडा होता है B/T, यानी B इक्वल्स टू बनता है लैम्बडा इंटू T। अब लैम्बडा का मतलब वेवलेंथ है तो डायमेंशंस L1, T का मतलब टेम्परेचर है तो डायमेंशंस होंगे K1, तो ये बनेगा L1 K1। तो इस तरह के डायमेंशंस हमें जो है थर्मल सेक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे 11th एनसीईआरटी में जितने फॉर्मूले डायमेंशंस आने वाले थे उनको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो सबके लिए आज वर्क होगा, सारे जितने डायमेंशंस एटलीस्ट मैंने अभी यहाँ पे दिए आपको डिराइव करके उनके फॉर्मूले लर्न करो, और उसके ऊपर से डायमेंशंस कैसे निकालना है 1 बाय 1 सबकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो कल इवनिंग का जो लेक्चर होगा, रेगुलर आपके मॉर्निंग के लेक्चर में जो कंटेंट चलता है वो तो चलते ही रहेगा, लेकिन कल इवनिंग का जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स एंड उसके साथ में 12th एनसीईआरटी के डायमेंशंस एंड कुछ कंबाइंड क्वांटिटीज के डायमेंशन जो है वो साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। एक्सपेक्टिंग वॉइस नोट्स टिल मॉर्निंग। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, sir. Hmm. Good night.